नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। आज के इस अध्याय में हम करने वाले हैं कक्षा 6 का अध्याय संख्या 3 और अध्याय का नाम रहेगा पृथ्वी की गतियाँ। तो इस अध्याय को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एक ज़रूरी बात जो हर वीडियो में आपके लिए बोलते हैं और आज फिर कि जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बच्चे फ़िलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना नाम लिख करके कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज का जो हमारा अध्याय है वो कक्षा 6 का है और इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ पढ़ने से पहले मैं ये बताऊं आपको कि इससे पहले हमने अपने 2 वीडियो में जो है वो वन लाइनर के रूप में जो है वो कंप्लीट कर लिया है 2 अध्यायों को, जिसमें प्रथम और द्वितीय जो अध्याय है वो पूर्ण हो चुके हैं। तो अब हम आज एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो सबसे पहले तो कि पृथ्वी की जो गतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आप सामने टॉपिक में देख पा रहे हैं कि पृथ्वी की गतियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ये तो है घूर्णन गति, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि घूर्णन गति क्या होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे परिक्रमण गति क्या होती है। पृथ्वी की दूसरी गति होती है परिक्रमण गति, तो इस गति को भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये भी पढ़ेंगे कि कक्षीय समतल क्या चीज होती है, किसको कहते हैं कक्षीय समतल। और साथ ही साथ आपको जो है चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया जाएगा और आप अच्छे तरीके से एकाग्र ध्यान लगा करके जो है आप इस वीडियो को देखें और क्लास को पूर्ण जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा कष्टदायक होता है। तो इसीलिए क्या है, पूरा वीडियो देखना है और क्लास को अच्छे तरीके से पूर्ण करना है। चलिए शुरू कर लेते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है घूर्णन गति। इस गति को किस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि घूर्णन गति किसको कहते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, वो कहलाता है घूर्णन गति। ठीक है, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, यानी आपने बचपन में पहले देखा होगा बहुत से बच्चे जो है वो लट्टू चलाते थे, ठीक है ना। तो अब वो लट्टू जो है वो लट्टू अपनी ही जगह पर इस प्रकार से क्या है गति करता है। मतलब जैसे कि ये लट्टू है, ठीक है, और ये लट्टू जो है इस प्रकार से अपने ही एक यहाँ पर एक कील लगी होती है, इस कील पर क्या करता है, इस प्रकार से गति करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की एक गति पृथ्वी भी करती है, यानी लट्टू की तरह पृथ्वी का अपने ही जगह पर इस प्रकार से घूमना, ठीक है, ये कहलाती है आपकी घूर्णन गति। अब घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला प्रभाव देखें कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, इस घूर्णन गति की वजह से ही क्या बनते हैं, इस घूर्णन गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, दिन और रात जो होते हैं वो इस घूर्णन गति की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अब आगे बात पढ़ें, वो होता है इसका परिक्रमण गति। लेकिन इससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं कि घूर्णन गति जो होती है पृथ्वी की वो कैसे घूर्णन गति होती है, किस प्रकार से गति करती है पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो गति का जो तरीका है या उसका जो मार्ग बना हुआ है वो किस प्रकार से गति करती है। तो पृथ्वी जो है वो हमेशा इस प्रकार से गति करती है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि पश्चिम से लेकर के और पूरब की ओर जो है वो गति करती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। जैसे कि घड़ी जो घूमती है वो तो घूमती है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, लेकिन जो हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा घूमती है घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है ना, जिसको हम ये समझ सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो पृथ्वी की जो एंटी क्लॉकवाइज गति है यही उसकी घूर्णन गति है,
ठीक है, यानी ये हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो गति करती है। ठीक है, ये हो गई हमारी घूर्णन गति। अब इस घूर्णन गति के बाद में आगे हमारा अगला बिंदु जो रहेगा वो रहेगा परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, परिक्रमण गति क्या होती है? परिक्रमण गति को समझने के लिए एक अच्छा सा तरीका आपको बताता हूं कि जैसे भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मंदिर में। जैसे कि हम किसी मंदिर में अगर जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद में यहाँ जैसे ही हम पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस मंदिर के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, लगाते हैं ना। तो इस चक्कर को ही हम क्या कहते हैं कि मंदिर की हमने क्या कर ली? परिक्रमा कर ली। क्या कहते हैं कि मंदिर की हमने कर ली है परिक्रमा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की, उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो भी ये देखो हमारा जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर जो है वो परिक्रमा करती है। ठीक है, इस परिक्रमण गति को ही, इस परिक्रमा को ही क्या कहते हैं? पृथ्वी की कहते हैं इसको परिक्रमण गति। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति को और विस्तार से और अच्छे तरीके से समझते हैं कि परिक्रमण गति की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, परिक्रमण जो गति होती है उसकी वजह से ही क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतु यानी कभी हमने देखा कि सर्दी आ जाती है, कभी हमने देखा कि गर्म जो हवाएं हैं वो चलने लगती है और गर्मी का मौसम है वो आ जाता है, कभी हमने देखा कि वसंत ऋतु है वो आ जाती है। तो ये जो सारे परिवर्तन होते हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन होते हैं वो पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से होते हैं। ठीक है, अब ये जो परिक्रमण गति है ये किस प्रकार से है कि ये हमारा जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती रहती है। और पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका एक निश्चित पथ होता है। पथ का मतलब यहाँ क्या होता है? पथ अगर कहीं तो पथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। तो इस पथ पर जो है वो पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती रहती है सूर्य के चारों ओर। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही पृथ्वी की कौन सी गति कहलाती है? परिक्रमण गति कहलाती है। ये हो गई हमारी परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति जो है उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, एक चीज ये। उसके बाद में अगर हम देखें आगे वाला हमारा टॉपिक तो उसका नाम है कक्षीय समतल। कक्षीय समतल क्या होता है? देखिए, हमें सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे किनारों पर ये क्या है? किनारों पर ये है चपटी, ठीक है ना, अंदर दसी हुई, और यहाँ है थोड़ी बाहर निकली हुई, फैली हुई। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको देख लेते हैं कि ये तो समकक्षीय तल है। इससे अगर बात करें तो जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच की ये जो लाइन है इसको दो भागों में बांटने का काम करती है। लेकिन अब इसका जो ग्लोब के ऊपर देखें तो इसमें एक यहाँ बीच में अक्ष लगा होता है, ठीक है ना, यहाँ से, और इस अक्ष को दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने का काम करता है। तो यहाँ से ऊपर उत्तरी ध्रुव से लेकर के जो यहाँ तक कक्ष तक का जो भाग होता है, यहाँ से पृथ्वी झुकी हुई है, वो कोण बनाती है 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का कोण बना लेती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब हम तो पढ़ रहे हैं कि कक्षीय समतल क्या होता है। तो कक्षीय समतल क्या होता है कि वह समतल जो अपनी कक्ष द्वारा बनाया जाता है, यानी ये है इस पृथ्वी का कक्ष, और इस कक्ष से अगर देखें तो पृथ्वी का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो ये कोण होता है, ठीक है, ये कोण यहाँ बनाती है ये 66.5 डिग्री का। कितनी का? 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो ये इसका होता है समकक्षीय कोण। ठीक है, और ये जो कोण है इसको समकक्षीय कोण कहते हैं, और ये हो गया इसका समतल। ठीक है ना, सम का मतलब एकदम समान। ठीक है, तो यहाँ का जो भाग है पृथ्वी का वो बिल्कुल बराबर भाग है, और यहाँ से लेकर के ये जो कोण बना रही है ये समकक्षीय कोण कहलाता है, जो 66.5 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब आगे वाली बात है कि प्रतिदीप्त वर्त क्या है। ठीक है, अब प्रतिदीप्त वर्त क्या होता है उसको आप
एक बार समझिएगा। चलिए यहाँ आपको समझा देते हैं प्रतिदीप्ति वर्त। अगर प्रतिदीप्ति वर्त की बात करें तो आपने देखा होगा कि लगातार दिन और रात जो है वो बनते हैं, कभी रात होती है कभी दिन होता है। तो ये जो दिन और रात का जो बनना होता है वो पृथ्वी की कौन सी गति से होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो दिन और रात जो बनते हैं, दिन और रात बनते हैं वो पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं, घूर्णन गति की वजह से बनते हैं। अब हम ये समझते हैं कि प्रतिदीप्ति वर्त क्या होता है और दिन रात कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आप ढंग से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है और यहाँ हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी हो गई पृथ्वी। ठीक है, अब सूर्य के सामने वाला जो भाग होता है पृथ्वी का, उस पर सूर्य का प्रकाश जो है वो निरंतर गिरता रहता है। ठीक है ना। अब अगर यहां से दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार दोबारा से यहां से आप देखिए। देखिए इस प्रकार से, जैसे कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, इसको आप सूर्य समझिए, ये हमारा हुआ सूर्य। और अब इसके सामने जो हमारे हैं यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारी जो पृथ्वी बनी हुई है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, ये तो हो गई इसकी परिक्रमण गति। लेकिन ये अपने ही अक्ष पर इस प्रकार से घूमती है। तो अब इसको देखते हैं कि दिन और रात कैसे बनते हैं पृथ्वी पर। ठीक है ना, दिन और रात कैसे बनते हैं। तो दिन और रात जो बनते हैं उसके पीछे का कारण ये है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के बिल्कुल होगा सामने, ठीक है ना, जो सूर्य के होगा बिल्कुल सामने का भाग होगा, इस आधे भाग पर क्या होगा, आधे भाग पर जो है वो दिन होगा, जबकि इस आधे भाग पर होगी रात। क्योंकि ये पृथ्वी का ये जो भाग है ये पृथ्वी का बिल्कुल सूर्य के सामने है। तो सूर्य के सामने होने की वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इस भाग पर पड़ रहा है, तो ये भाग तो दिन का भाग हो जाएगा। और इसके विपरीत यानी इसके बिल्कुल उल्टा जो है वो क्या होता है, इसके दूसरे भाग में हो जाती है यहाँ रात। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से इसके दूसरे भाग में रात रहती है। और पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से ही क्या है, जैसे ही पृथ्वी घूर्णन करेगी अपने ही अक्ष पर, जैसे ही घूमेगी तो घूमने की वजह से अब यहाँ जो दिन का भाग है तो ये भाग जो है अब घूर्णन करने से यहाँ आ जाएगा दोबारा से। तो इस भाग पे यहाँ आने के बाद में रात हो जाएगी, और ये जो भाग है जब यहाँ घूम के आ जाएगा वापस से गति करके आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा फिर दिन। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात का जो बनना है वो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होता है। और टॉपिक हमारा ये था कि प्रतिदीप्त वर्त जो है वो क्या होता है। तो प्रतिदीप्त वर्त का मतलब ये हुआ कि जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को हमने इस प्रकार से दो भागों में बांटा, क्योंकि एक भाग पर तो यहाँ है दिन और एक भाग पर है यहाँ रात। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जिस प्रकार से ये सामने आपको एक रेखा दिखाई पड़ रही है, ये केवल आपको एक प्रकार से सामने दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर हम देखें तो पृथ्वी क्या है, गोल होती है, और पृथ्वी के क्या है, ये चारों ओर होती है। ठीक है ना, पृथ्वी के क्या होती है, ये चारों ओर जो है घूम जाती है। तो एक कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है वो वर्त बन जाता है ये चारों तरफ। तो एक तो ये वर्त, एक वर्त का एक ये भाग हो जाता है, एक ये रात वाला भाग हो जाता है। तो ये आधा भाग दिन का और आधा भाग रात का जो होता है ये भाग कहलाता है बीच का, यानी ये जो बांटने का काम कर रहा है, ये वर्त जो बांटने का काम कर रहा है वो कहलाता है प्रतिदीप्त वर्त। समझ में आया प्रतिदीप्त वर्त। चलिए एक बार फिर से समझिए आप प्रतिदीप्त वर्त को अच्छे से। देखिए अगर ये हमारी पृथ्वी और इसको हमने इस प्रकार से दो भागों में बांटा, क्योंकि यहाँ तो दिन बनता है जो सूर्य के सामने भाग होता है, एक भाग पर होता है रात का समय। ठीक है ना, एक भाग में रात बन जाती है, एक भाग में दिन बनता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो रेखा है जो
इस प्रकार से खींची गई है, ये पृथ्वी के चारों ओर है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या है, चारों ओर घूम रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये सामने का भाग है तो हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है वो भी ये बनी हुई है। अगर इसको अच्छे तरीके से आप समझना चाहो तो गेंद लीजिए आप, एक बच्चों वाली जो गेंद होती है उसके चारों ओर जो है आप क्या निकालिए, इस प्रकार से एक रेखा निकालिए, ठीक है ना। जिस प्रकार से उस गेंद के चारों ओर ये लाइन बन जाती है, और लाइन बनने के बाद में उस गेंद के दो भाग बंट जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना। उसी भाग को बांटने वाला जो वो वर्त, या वो आप कह सकते हैं जो अभी आपने जो लाइन खींची, उस लाइन के द्वारा एक भाग अलग हो जाता है, एक भाग अलग हो जाता है, दिन और रात का भाग है वो अलग हो जाता है। तो वो जो बांटने वाला वर्त है वही कहलाता है हमारा प्रतिदीप्त वर्त। समझ में आया प्रतिदीप्त वर्त। चलिए, प्रतिदीप्त वर्त के बाद में एक बार फिर से आपके लिए एक बात और जरूरी, कि अगर फिर से कोई बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है अभी, तो वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को करिए लाइक, और आगे जो आपकी क्लासें रहेगी वो और भी अच्छे तरीके से आपको करवाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है वो आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कुछ कमियां हो तो उसे आगे वाले वीडियो में जो है वो हमें पूरी तरह से आपके सामने वो कमियां फिर से ना आए, ऐसा प्रयास करने की कोशिश अच्छे से करेंगे। तो अब फिर से चलते हैं अपनी बोर्ड की तरफ, और आगे जो है हमारा उसके बाद में नया टॉपिक हमारा बनता है कि ये एक होता है इसी पाठ में है कि लीप वर्ष क्या होता है, ठीक है ना। अब लीप वर्ष क्या होता है, और एक होता है इसी के साथ साधारण, ठीक है ना, एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष दो प्रकार के वर्ष होते हैं, यानी जिसको हम अपनी भाषा में बोल देते हैं साल, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि साल दो प्रकार के होते हैं, इससे पहले आपने कक्षाओं में पढ़ा भी है, एक को कहते हैं लीप ईयर्स, एक को कहते हैं साधारण वर्ष, ठीक है। तो पहले पढ़ देते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। चलिए लीप वर्ष को पहले पढ़ते हैं, लीप वर्ष क्या है। देखिए लीप वर्ष, तो लीप वर्ष जो होता है वो साधारण वर्ष के मुकाबले इसमें एक दिन फालतू होता है, एक दिन अधिक होता है, ठीक है ना। साधारण वर्ष में आपने देखा होगा कि जो साधारण वर्ष होता है उस साधारण वर्ष में 300 हम कहते हैं कि 65 दिन, ठीक है ना। 365 दिन के बराबर हम एक क्या मानते हैं, एक वर्ष मानते हैं, ठीक है ना। 365 दिन का हम एक वर्ष मान लेते हैं, ये एक साल होता है। लेकिन ये 365 नहीं है पूरा, क्योंकि इसमें क्या होता है 365 सही 1/4, यानी हम मानते ये हैं कि एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में अगर हम देखें तो 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है ना। अब एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो इस 24 घंटे में से अगर देखें तो हर साल के बाद में 6 घंटे जो है वो 1/4 के आधार पर देखें तो 6 घंटे जो है वो हर वर्ष जो है वो बच जाते हैं, ठीक है ना। और उसको हम इस साधारण वर्ष में जो है वो नहीं जोड़ पाते, ठीक है ना, जोड़ते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि आगे जो 4 वर्ष के बाद में जो लीप वर्ष आएगा उसमें जोड़ दिया जाता है। अब ये सोच के देखिए कि एक वर्ष में अगर 6 घंटे निकलते हैं, ठीक है ना, कि एक वर्ष में 6 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा होता है, अधिक होता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, उसको 4 वर्ष के बाद में हम काउंट कर लेते हैं। तो एक वर्ष में तो 6 घंटे होते हैं, तो एक को अगर 6 से गुणा करें तो 6 चौके कितने होते हैं, 24, यानी कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गई, ठीक है ना। एक वर्ष के 6 घंटे होते हैं तो 4 वर्ष के कितने घंटे हो गए, ठीक है ना। ये 4 साल है, 4 साल में कितने हो जाएंगे, 4 साल में हो जाएंगे 24 घंटे। और हमें पता है कि 24 घंटे का ही एक क्या बनता है, एक बनता है जी दिन, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि हर 4 साल के बाद में ये जो एक दिन का समय बनता है, मतलब ये जो 24 घंटे बनते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, इसको हमें जोड़ देते हैं जो आगे 4 साल बाद में जो
हमारी आएगी फरवरी, ठीक है ना। तो फरवरी माह में जो है वो 28 के बदले अब दिन कितने हो जाएंगे, 29 दिन हो जाएंगे। तो हर 4 साल के बाद में हमारी जो फरवरी आती है, फरवरी माह में जो दिन होते हैं वो होते हैं 29, ठीक है ना। और ये 29 दिन की जो फरवरी आएगी वो साल कहलाता क्या है, वो साल कहलाता है लीप वर्ष। क्या कहलाता है वो, लीप वर्ष कहलाता है। ये होता है लीप वर्ष, ठीक है। चलिए आगे, लीप वर्ष के बाद में आगे बढ़ा, फिर से लीप वर्ष के बाद में अगली बात करते हैं हमें ऋतुओं में परिवर्तन की। तो ऋतुओं में परिवर्तन यानी समय में बदलाव किस प्रकार से आता है कि एक समय तो ऐसा आता है जब सर्दी जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, गर्मी की ऋतु भी आती है, फिर आपने देखा होगा बसंत ऋतु आती है जिसमें पेड़ पौधों पर है वो फूल जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। वो बसंत ऋतु काफी बढ़िया मानी जाती है और मन को लुभाने वाली ऋतु माना जाता है उसको। अब बात कर लेते हैं आगे ऋतुओं में परिवर्तन के साथ कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है और क्यों होता है। क्यों का तो हमने ये भी देख लिया कि परिक्रमण जो गति होती है उसकी वजह से हमारे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जो पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है उसकी वजह से ऋतुओं में हो जाता है परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन ऋतुओं में परिवर्तन इसी वजह से होता है। अब ऋतुओं में परिवर्तन होता है, लेकिन अब इस चित्र को आप अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन होता है और किस प्रकार से हमने ये भी सुना है कि सर्दियों में क्या है, दिन जो है वो हो जाते हैं छोटे, और गर्मी में हमारे जो दिन हैं यानी गर्मी का जैसे ही मौसम आता है तो दिन जो है वो काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं, ठीक है ना, उसको आप इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए, आराम से समझेंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ बीच में हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये जो हमारी पृथ्वी है देख पा रहे हैं आप, ये जो हमारी पृथ्वी है वो इस प्रकार से चक्कर लगाती है हमारे सूर्य के चारों ओर, ठीक है। और इस चक्कर को ही हम क्या कहते हैं, इस चक्कर को ही हम कहते हैं हमारी परिक्रमण गति। क्या कहते हैं इसको, परिक्रमण गति कहलाती है। अब परिक्रमण गति है उसकी वजह से देखो यहाँ ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। और कैसे होता है वो भी देखिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपके सामने यहाँ ऋतुओं में परिवर्तन, ये देखिए। अब ये पृथ्वी का जो है कक्षीय भाग है, यानी यहाँ से अगर देखें तो इस प्रकार से पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से थोड़ी झुकी हुई है इधर, ठीक है ना, यानी थोड़ी सी झुकी हुई है इस प्रकार से, बिल्कुल सीधी नहीं है पृथ्वी, इस प्रकार से थोड़ी सी झुकी हुई है। और झुकी होने की वजह से क्या है, वो इस प्रकार से गति करती रहती है झुकी हुई में, ठीक है ना, अपने अक्ष पर जो है वो झुकी हुई है और गति करती रहती है, जिसको हम कहते हैं घूर्णन गति, और सूर्य के चारों ओर की गति को कहते हैं परिक्रमण गति। लेकिन अगर हम देखें, ये जो आप देख पा रहे हैं कि सूर्य का जो ये भाग है ये पृथ्वी के इस भाग की ओर है, मतलब ये कहलाता है इसका उत्तरी ध्रुव है। क्या कहलाता है, ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और उत्तरी ध्रुव का जो कुछ भाग होता है अगर देखें तो इस प्रकार से अगर इसको सीधा कर लेते हैं तो इस प्रकार से पृथ्वी सीधी नहीं है, क्योंकि यहाँ से इतनी झुकी हुई है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो यहाँ सूर्य की तरफ झुका होता है। तो अब ये कह सकते, अब आप जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पृथ्वी की वह स्थिति, पृथ्वी की वह स्थिति जिस स्थिति में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ हो, ठीक है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ हो तो वो कहलाता है उत्तरी आयनात, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, उत्तरी आयनात कहते हैं, क्योंकि उत्तरी भाग, उत्तरी ध्रुव का जो कुछ भाग है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। अब झुके हुए होने की वजह से होता क्या है, देखो यहाँ अगर देखें तो उत्तरी भाग है ये काफी थोड़ा सूर्य की ओर झुका हुआ है, और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ अगर देखें तो 21 जून, ठीक है ना, 21 जून जो है, 21 जून को यहाँ सबसे
लंबा जो है वो दिन बनता है, यानी बहुत बड़ा दिन होता है 21 जून का। ठीक है, तो 21 जून में हमारे यहाँ क्या होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है ना। तो इसी ग्रीष्म ऋतु में क्या है, 21 जून को हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के कुछ उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी का वो झुका हुआ होता है सूर्य की ओर। ठीक है ना, तो उसी वजह से क्या है, आप देख पाते हैं कि सूर्य जो है वो हमारे बिल्कुल ऊपर से अगर देख पा रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर से जो है वो गुजरता है, मतलब बिल्कुल हमारे सर के ऊपर चमकता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ 21 जून की जो तारीख आती है, 21 जून की, उस दिन सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, अब जैसे ही पृथ्वी यहाँ से गति करके, क्योंकि अक्ष पर इस प्रकार अपने तो यहाँ घूमती है, ठीक है ना, इस प्रकार से अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन चारों ओर जो है इस प्रकार से आगे भी यहाँ घूमती है, और इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती रहती है। तो अब आप देखें कि उत्तरी जो ध्रुव होता है, यानी ये जो उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव में तो होती है ग्रीष्म ऋतु। क्या होती है, ग्रीष्म यानी गर्मी होती है यहाँ। लेकिन ये जो इसका दक्षिणी ध्रुव होता है, ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये वाला दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर आप देखें तो यहाँ होती है शीत ऋतु। क्या होती है, शीत ऋतु होती है, यहाँ सर्दी का मौसम होता है। अब आगे चलिए, आगे इसके बिल्कुल सामने वाला जो है आप वो समझिए, क्योंकि अगर इनको आप समझोगे तो ये सही तरीके से आपके जो है समझ में आएगा। ये तो हो गया हमारा उत्तरी आयनात, ठीक है ना, सॉरी उत्तरी आयनात। ठीक है, अब चलते हैं हम दक्षिणी की ओर। देखिए, अब यहाँ भी इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है पृथ्वी की, और पृथ्वी जो है वो घूम करके जब यहाँ आ जाती है, तब आप देख पा रहे हैं कि इसको कहते हैं दक्षिणी आयनात। क्या कहते हैं इसको, दक्षिणी आयनात कहते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो पृथ्वी का ये जो भाग है, आप देखिए कि पृथ्वी का जो ये भाग है ये सूर्य की ओर झुका हुआ है। ठीक है ना, पृथ्वी का ये जो भाग है ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हमें दक्षिणी आयनात। जब सूर्य की तरफ पृथ्वी का दक्षिणी आयनात में होना जो होता है, उस समय दिसंबर की जो 22 तारीख होती है, दिसंबर की 22 तारीख, तो 22 दिसंबर को सूर्य पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की ओर होता है, और उसी वजह से 22 दिसंबर को कह सकते हैं कि सबसे लंबी रात होती है, यानी सबसे बड़ी रात हम कहें तो 22 दिसंबर को होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में और क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है यहाँ शीत ऋतु। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, 22 दिसंबर को हो गई सबसे लंबी रात, और लंबी रात है तो सीधी सी बात है कि इसकी बिल्कुल विपरीत क्या हो जाएंगे, दिन क्या हो जाएंगे, यहाँ दिन हो जाएंगे जी छोटे। ठीक है ना, यहाँ दिन होंगे वो छोटे दिन होते हैं। ठीक है ना, अब रही है ये दो स्थितियां, इन दोनों स्थितियों को अगर आप देखें तो ये है वसंत ऋतु की स्थिति, और यहाँ ये है वसंत ऋतु की स्थिति। कैसे कि अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ से इस प्रकार से जो एक रेखा निकलती है पृथ्वी के बिल्कुल बीच से, ठीक है ना, जिसको हमने पीछे वाले अध्याय में पढ़ा था कि ये होती है विषुवत रेखा। क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है ये। ठीक है, और इसी प्रकार से ये विषुवत रेखा है, ये इसके यहाँ होती है बीच में। तो अब आप देखिए कि सूर्य का जो ये प्रकाश है ये इस रेखा की ओर जो है जा रहा है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश जो है वो जिस समय विषुवत वर्त पर पड़ता है, ये विषुवत वर्त है, और इस विषुवत वर्त पर जो है वो सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश गिरता है, मतलब सूर्य की बिल्कुल ये क्या होता है, सामने होता है, और इस वजह से क्या है, इस स्थिति को हम कहते हैं विषुवत। क्या कहते हैं, विषुवत कहलाती है ये स्थिति। ठीक है ना, तो इसको विषुवत कहते हैं क्योंकि विषुवत जो भाग है वो बिल्कुल सूर्य के सामने होता है, और ये ऐसी स्थिति आती है, वो तारीख होती है 21 मार्च। ठीक है, अब 21 मार्च में क्या है कि यहाँ जो हमारा ये उत्तरी भाग बना हुआ है, उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव की अगर बात करें तो उत्तरी ध्रुव में जो है वो कहलाता है
वसंत ऋतु। कौन सा समय आ जाता है यहाँ? यहाँ आ जाती है वसंत ऋतु, क्योंकि इसके सामने का जो भाग है विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश गिरता है, क्योंकि सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें हैं वो यहीं गिरती है, उसी वजह से इसको, इस स्थिति को हम कहते हैं विषु। ठीक है ना, क्या कहलाती है ये? विषु कहलाती है। और ये स्थिति आती है, वो तारीख होती है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को ऐसा होता है। अब इसको बिल्कुल अगर देखें तो विपरीत दिशा में अगर आप देखें तो यहाँ भी विषुवत रेखा जो है वो बिल्कुल इसके सामने है, और सामने होने की वजह से सूर्य का प्रकाश जो है वो सबसे ज्यादा इस विषुवत रेखा पर गिरता है, और विषुवत रेखा पर गिरने की वजह से क्या होता है कि इस स्थिति को भी हम कहते हैं विषु। लेकिन ऐसी स्थिति आती कब है? ऐसी स्थिति आती है 23 सितंबर को। ठीक है ना, तो 23 सितंबर को ऐसी स्थिति आती है और इसको कहते हैं वसंत ऋतु। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे हम जो है वो देखेंगे कि किस प्रकार से दिन और रात का, और साधारण वर्ष आपने देख लिया 365 दिन का होता है। ठीक है ना, 365 सही 1/4 का। और उसके बाद में लीप वर्ष आपने पढ़ लिया, लीप वर्ष भी होता है, वो 366 दिन का हो जाता है, क्योंकि एक जो साधारण वर्ष होता है उसका जो अंत में अगर देखें तो 6-6 घंटे निकाल के करें तो एक दिन जो है वो पूरा बन जाता है, और उसको हमें लास्ट में आकर के लीप वर्ष में हर 4 साल के बाद में फरवरी माह में जोड़ देते हैं। तो ये था हमारा घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कक्षीय समतल, प्रतिदीप्ति वर्त और लीप वर्ष और ऋतुओं में परिवर्तन। अब आशा ये करते हैं कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करें, और कमेंट में बताइए कि किस प्रकार से आपको ये क्लास लगी, और साथ ही साथ लिखिएगा कि कौन सा जो बच्चा है वो देख रहा है, अपना नाम जरूर लिखिए कमेंट में, क्योंकि आगे वाले वीडियो में जो है आपके नाम जो है वो यहाँ क्लास से जो है वो बताए जाएंगे किस किस बच्चे ने जो है ये क्लास देखी है। और आगे वाली क्लास आए तब तक के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।